Hello aspirants, welcome to the UPSC Analyzer. So today we will discuss newspaper analysis dated 9th of August 2022, and if you are liking this analysis then please like, share and subscribe. I have started my UPSC mentorship program in which I am covering current affairs from several newspapers and magazines and also discussing static part related to every current affair in detail. If you are interested and want to join this program, for that you need to visit the Telegram group and the link of the Telegram group is in the description box. यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर है, उनका एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो कि हम डिस्कस करेंगे। तो कुछ टाइम से यहाँ पर फ्रीबीज़ के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा डिबेट चल रही है कि फ्रीबीज़ की वजह से गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा रेवेन्यू लॉस होता है। तो उन्होंने सिर्फ ये क्वेश्चन किया है, जो यहाँ पर बिजनेस पर्सनस होते हैं उनका इतना ज़्यादा लगभग 10 लाख करोड़ का जो लोन है वो राइट ऑफ कर दिया गया है, तो इससे क्या लॉस नहीं हो रहा रेवेन्यू का? तो दोज पीपल who question the free schemes and call it the key reason for the government's revenue loss have written off crores of debt and waived off loans worth rupees 10 lakh crores. तो बेसिकली यहाँ पर एक क्वेश्चन किया गया है, तो इस पॉइंट से भी आप सोच सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। ऑल आइज ऑन बिहार इज नीतीश सिग्नल्स स्विचिंग साइड्स अगेन। तो ये सच इंपॉर्टेंट नहीं है कि बिहार के पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, लेकिन यहाँ पर जो जेडीयू बीजेपी का अलायंस था वो अब टूट चुका है और जेडीयू ने बीजेपी से अलग हो गई है और यहाँ पर नीतीश कुमार ने भी चीफ मिनिस्टर से इस्तीफ़ा दे दिया है। तो ये 9 अगस्त का न्यूज़पेपर इसीलिए यहाँ पर मेंशन नहीं है, लेकिन ये डेवलपमेंट हो चुकी है। नीतीश कुमार यहाँ पर रेजिग्नेशन दे चुके हैं। नेक्स्ट है कर्नाटका स्टडी शोज एग्स इन मिड डे मील्स हेल्प चिल्ड्रंस ग्रोथ। तो यहाँ पर एक स्टडी से ये पता चला कि मिड डे मील्स में जिन स्कूल्स में एग्स प्रोवाइड किए गए थे वहाँ पर जो वेट इंक्रीज़ हुआ है वो 71% ज़्यादा वेट इंक्रीज़ हुआ है। तो there is clear evidence of significant improvement in the growth of children who are given eggs as part of midday meals, with girls in class 8 gaining up to 71% more weight than their peers जिनको यहाँ पर एग सर्व नहीं किए गए थे। लेकिन वो अलग सी एक डिबेट है कि एग्स देने चाहिए नहीं देने चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन के इश्यूज़ आ जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो ये कहते हैं कि नहीं, एग्स को नहीं इंक्लूड किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर एक रिपोर्ट और पब्लिश हुई थी जिसमें ये कहा गया था कि अगर आप एग्स नहीं भी दे रहे हो तो बेसिकली आप यहाँ पर नट्स इंक्लूड कर सकते हो, आप यहाँ पर फ्रूट्स इंक्लूड कर सकते हो। द रिपोर्ट अंडरलाइंस द नीड फॉर मोर प्रोटीन एंड कैलोरीज इन मिड डे मील्स इन कर्नाटका, स्पेशली इन डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ पर एग सर्व नहीं किए जाते हैं। करंटली एग्स आर सर्व्ड अंडर द मिड डे मील और पीएम पोषण स्कीम इन 7 कर्नाटका डिस्ट्रिक्ट्स। तो कर्नाटका में भी यहाँ पर सिर्फ 7 डिस्ट्रिक्ट्स में ही एग्स को सर्व किया जाता है मिड डे मील स्कीम में। अब हम आगे चलते हैं। बाकी आप देख सकते हो फर्स्ट पेज पर कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। CWG में कॉमनवेल्थ गेम्स में किसको कितने मेडल्स मिले ये हमारे एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, तो ये हम डिस्कस नहीं करेंगे। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। लेट्स डिबेट फ्रीबीज़। तो यहाँ पर हम ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू समझेंगे। तो सबसे पहले ऑथर ने, पहले एक बार हम समरी देख लेते हैं, उसके बाद हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ऑथर ने ये कहा है कि फ्रीबीज़ की जो डिबेट की जा रही है कि यहाँ पर कुछ गुड फ्रीबीज़ होती हैं, कुछ बैड फ्रीबीज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एजुकेशन में फ्रीबीज़ प्रोवाइड कर रहे हो, गुड एजुकेशन गुड हेल्थ प्रोवाइड कर रहे हो, तो ये तो प्रोवाइड करना ज़रूरी है अगर आपको ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करना है। फिर यहाँ पर ये क्वेश्चन किया जाता है कि कुछ बैड फ्रीबीज़ होती हैं। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर आप इलेक्ट्रिसिटी में सब्सिडीज़ प्रोवाइड कर रहे हो तो एज सच आप लोगों को कहीं ना कहीं पुश कर रहे हो कि आप ज़्यादा यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करो, और ये ऐसी फ्रीबीज़ है जो कि आपको हर मंथ यहाँ पर देनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पर बैड फ्रीबीज़ के बारे में बताया गया है। फिर ऑथर ने ये कहा कि 1991 के बाद जो हमारी ग्रोथ हुई वो काफ़ी स्लो ग्रोथ हुई। तो हमने यहाँ पर पॉवर्टी से लोगों को तो निकाला, लेकिन वो इस तरीके से निकाला है कि अगर एक भी इनकम शॉक आया तो वो वापस से यहाँ पर पॉवर्टी लाइन के नीचे चले जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर उनके घर में कोई बीमार भी हो गया और ट्रीटमेंट में खर्चा आ गया तो बेसिकली उस खर्चे के बाद वो वापस यहाँ पर पॉवर्टी लाइन से नीचे चले जाएंगे। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है। तो बेसिकली हमारे इंडिया में इकोनॉमिक ग्रोथ उतनी फास्ट नहीं हुई जितनी होनी चाहिए। हमने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जॉब्स नहीं क्रिएट की, जिसकी वजह से यहाँ पर लोगों को जॉब्स नहीं मिल पाई और उनकी इनकम नहीं इंक्रीज़ हो पाई। तो ये सब यहाँ पर जो स्टेट है वो नहीं प्रोवाइड कर पाया, इसीलिए यहाँ पर स्टेट कॉम्पनसेशन के तौर पर क्या करता है, फ्रीबीज़ प्रोवाइड करता है। तो ये यहाँ पर एक ऑथर ने रैशनल दिया है कि ये रैशनल है फ्रीबीज़ प्रोवाइड करने का। इन रिसेंट वीक्स सेवरल आर्म्स ऑफ आर पॉलिटी हैव एक्सप्रेस्ड कंसर्न ओवर द कल्चर ऑफ फ्रीबीज़ इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक स्टेट फाइनेंसेस की रिपोर्ट निकाली, उसमें ये कहा कि फ्रीबीज़ की वजह से जो स्टेट है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डेट आ रहा है, पर्टिकुलरली पावर सब्सिडीज़। एंड लास्ट वीक सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा था कि इसके लिए एक एक्सपर्ट बॉडी बनाने की ज़रूरत है जो कि एग्जामिन करेगी इस मैटर को। इन रिस्पॉन्स एन इम्पॉर्टेंट ऑल्दो नॉट डिबेट हैज़ अनफोल्डेड। तो इस न्यूज़पेपर में ही एक आर्टिकल आया था गुड फ्रीबीज़ और बैड फ्रीबीज़ के बारे में, तो ऑथर ने उसका ही मेंशन किया है
दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज द टर्म्स ऑफ द करंट डिबेट एज फ्रेम्ड बाय द हाईएस्ट ऑफिसर्स इन दिस कंट्री, जहां पर यह कहा जा रहा है कि बेसिकली फ्रीबीज के नाम पर वोट लेने की कोशिश की जाती है। द प्राइम मिनिस्टर इन्वोक्ड द रेवड़ी कल्चर टू अलर्ट यंग वोटर्स कि ये एक बहुत ही ज़्यादा डेंजरस पॉलिटिकल ट्रेंड है जिसमें आपको कुछ फ्रीबीज के नाम पर आपसे वोट्स लेने की कोशिश की जाती है। तो बेसिकली यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि वोटर्स को खरीदा जाता है उनको फ्रीबीज डिस्ट्रीब्यूट करके। इन द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट, द petitioner हैज आर्ग्यूड दैट इर्रेशनल फ्रीबीज इज एनालॉगस टू ब्राइबरी। तो यहाँ पर फ्रीबीज को ब्राइबरी से कंपेयर किया जा रहा है। द ऑनरेबल कोर्ट हैड गॉन ए स्टेप फर्दर आर्गुइंग फॉर एक्सपर्ट इंडिपेंडेंट बॉडी। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि एक एक्सपर्ट बॉडी बनाई जाएगी जो कि बेसिकली इस मैटर को एग्जामिन करेगी। अब सबसे पहले ऑथर ने ये कहा है कि ये जुडिशियल ओवर रीच है। तो बेसिकली ये जुडिशियल ओवर रीच है। अगर यहाँ पर जुडिशरी बात करी है कि एक एक्सपर्ट बॉडी बनाने की, दिस इज जुडिशियल ओवर रीच ऑफ द वर्स्ट काइंड। इट प्रिविलेजेस एक्सपर्ट्स ओवर लेजिटिमेट डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल लीडर्स। तो यहाँ पर जो इंसान जीत कर आया है, जिसे यहाँ पर लोगों ने जिताया है, आप उसके ऊपर एक एक्सपर्ट बॉडी बता दे रहे हो जो डिसाइड करेगी कि फ्रीबीज आपको यहाँ पर जो स्टेट का बजट है वो कैसे खर्च करना है। तो सबसे पहले ऑथर ने कहा ये है जुडिशियल ओवर रीच। इनफैक्ट एक्सपर्ट्स हु आर एसेंशियली अर्बन एलिट्स, तो वो एक्सपर्ट्स जो कि अर्बन एलिट्स होते हैं वो तो यहाँ पर सारे ही वेलफेयर और रीडिस्ट्रीब्यूशन के अगेंस्ट होते हैं। फॉर डेकेड्स यहाँ पर ये कहा जाता था कि वेलफेयर जो है वो नहीं किया जाना चाहिए। बहुत करने के बाद यहाँ पर मनरेगा और पीडीएस जैसी स्कीम्स आई, आर्ग्यूइंग दैट दीज आर फ्रीबीज दैट एनकरेज करप्शन। तो फॉर डेकेड सेमिनार रूम्स इन एलीट पावर कॉरिडोर्स हैव डिराइडेड क्रिटिकल वेलफेयर इन्वेस्टमेंट, जैसे कि पीडीएस, मनरेगा, और ये कहा जाता था कि इन स्कीम्स के थ्रू यहाँ पर करप्शन होता है। इंडियाज़ स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन पर्टिकुलरली सिंस 1991 वो बहुत ज़्यादा स्लो रहा है। यूनिक है लेकिन स्लो है। अब यूनिक इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर जो इकॉनमीज़ है वो मूव करती हैं एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग और फिर सर्विसेज, और इंडिया में हम डायरेक्टली एग्रीकल्चर से सर्विसेज की तरफ चले गए, हमने मैन्युफैक्चरिंग को डेवलप ही नहीं किया। तो डिस्पाइट अबंडेंट लो स्किल्ड लेबर आर ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री हैज़ मोस्टली स्किप्ड मैन्युफैक्चरिंग, और यहाँ पर हम डायरेक्टली मूव ऑन कर गए टू हाई स्किल्ड सर्विसेज सेक्टर, और आज भी हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डेवलप ही नहीं है। द डिस्ट्रीब्यूशनल कॉन्सिक्वेंसेज इसके बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। फॉर एग्जांपल इंडिया में अंडर एम्प्लॉयमेंट और लो इंटरजनरेशनल मोबिलिटी है, जिसकी वजह से इंडिया में बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ हैं। तो हमारी जो ग्रोथ हुई है उसकी वजह से काफ़ी चंक ऑफ पॉपुलेशन को हमने पॉवर्टी से बाहर निकाला है। तो ग्रोथ लिफ्टेड अ लार्ज पॉपुलेशन आउट ऑफ पॉवर्टी। तो वर्ल्ड बैंक के डेटा से हमें ये पता चला है कि काफ़ी पॉपुलेशन को हमने यहाँ पर पॉवर्टी से बाहर निकाला है, लेकिन प्रॉब्लम ये है ये काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल ग्रुप है, वन इनकम शॉक अवे फ्रॉम फॉलिंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। तो सिर्फ एक इनकम शॉक लगा, एक बार इनका ज़्यादा खर्चा हुआ और ये वापस से पॉवर्टी के नीचे चले जाएंगे। इट इज़ इन दिस कॉन्टेक्स्ट हमें फ्रीबीज को देखने की ज़रूरत है। तो वाइल डेमोक्रेटिक प्रेशर्स लेड टू द हॉल्टिंग क्रिएशन ऑफ लिमिटेड सोशल प्रोटेक्शन इन द फॉर्म ऑफ पीडीएस, मनरेगा, लेकिन उसके बाद भी इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाया पब्लिक और मेरिट गुड्स में, हेल्थ और एजुकेशन में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इट इज़ दीज अक्यूमुलेटेड फेलियर्स, तो जिसको यहाँ पर कॉम्पनसेट करने के लिए फ्रीबीज प्रोवाइड किए जाते हैं। अ लॉजिक वेयर वेलफेयर फ्रीबीज आर बीइंग ऑफर्ड टू कॉम्पनसेट सिटीजन्स फॉर व्हाट इकोनॉमिक ग्रोथ हैज़ फेल्ड टू डू। तो अगर हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हुई होती तो ये लोग यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग में एम्प्लॉयड होते, इनकी यहाँ पर इनकम बढ़ती, ये हाई प्रोडक्टिविटी जॉब्स में होते, तब हमें यहाँ पर फ्रीबीज देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन हमने अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डेवलप नहीं किया, हमने यहाँ पर जॉब्स नहीं क्रिएट की, जिसके चलते हमें यहाँ पर फ्रीबीज देने की ज़रूरत पड़ती है। तो इट लाइज इन बिल्डिंग अ रीन्यूड डेमोक्रेटिक कंसेशन ऑन आर इकोनॉमिक एंड इंस्टीट्यूशनल ग्रोथ पाथ। अबव ऑल इट रिक्वायर्स रिकॉग्नाइजिंग कि फ्रीबीज जो हमारी पॉलिटी को कंसर्न कर रही है, तो उसको यहाँ पर डिस्कस करने की तो ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पर आप पूरी तरीके से डिस्कार्ड कर दो कि फ्रीबीज की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसे में आपको इकोनॉमिक ग्रोथ करनी पड़ेगी। तो दे आर अबाउट अ लिमिटेड इकोनॉमिक इमेजिनेशन एंड वल्नरेबल लाइवलीहुड। नेक्स्ट यहाँ पर ये बताया गया जो SSLV था वो उसमें टेक्निकल ग्लिच आ गई, जिसकी वजह से वो यहाँ पर दोनों सैटेलाइट्स आज़ादी सेट और अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को सही ऑर्बिट में नहीं रख पाया। तो at about 9 AM on Sunday, the ISRO announced that its small satellite launch vehicle had taken off successfully from the Satish Dhawan Space Center in श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। तो स्नैक की वजह से एक तो यहाँ पर सेटबैक लगा है, लेकिन ऑथर ने यहाँ पर फिर ISRO की हिस्ट्री बताई है। फॉर एग्जांपल PSLV में भी ऐसे कुछ सेटबैक्स आए थे, GSLV में भी सेटबैक्स आए थे, लेकिन उसके बाद यहाँ पर ISRO फाइनली सक्सेसफुल हो गया, इसीलिए यहाँ पर जो ISRO है वो SSLV में भी सक्सेसफुल हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर बात की गई है अ डिसरप्शन मुक्त पार्लियामेंट। However, it wouldn't be wrong to question the disrupt and devour attention drama during much of the session. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो पार्लियामेंट है वो अपने बिजनेस को ट्रांजैक्ट नहीं कर पाती है,
डेलिब्रेशन नहीं हो पाता है किसी भी बिल के ऊपर, क्योंकि इतना ज़्यादा डिस्रप्शन होता है। अब डिस्रप्शन के रीज़न क्या है, तो डिस्रप्शन का मेन रीज़न ये है कि यहाँ पर जो एमपीज़ है उनको बोलने ही नहीं दिया जाता। फॉर एग्जांपल किसी एमपी ने नोटिस दिया कि उसको यहाँ पर कुछ बोलना है, तो उसको यहाँ पर अप्रूव भी कर दिया, ठीक है कल आकर आप बोलना, लेकिन जब वो कल आएगा तो उसको यहाँ पर बोलने का मौका ही नहीं दिया जाता है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट। फॉर एनी पार्लियामेंटेरियन इट इज़ एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटिंग टू बी अनेबल टू स्पीक इन द हाउस फॉर विच ही और शी हैज़ इन मोस्ट केसेस नोटिस दिया जाता है। वो पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड होकर आता है, लेकिन उसके बाद भी उसको दूसरे दिन बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। और यहाँ पर ही जो एमपीज़ होते हैं उनका एंथुसियाज्म पूरी तरीके से खत्म हो जाता है और उसके बाद वो यहाँ पर डिसरप्शन का एक पार्ट बन जाते हैं। तो दिस रिफ्लेक्ट्स इन द क्वालिटी ऑफ इंटरवेंशंस एज अ मेजॉरिटी ऑफ देम एज ऑब्जर्व्ड ऑफन ब्रिंग प्रेशियस लिटिल टू द टेबल। लेकिन अगर आपने देखा होगा तो मीडिया क्या दिखाती है कि किसी ने कोई सॉन्ग गा दिया पार्लियामेंट में, तो उसकी आपको डिबेट दिख जाएगी, ठीक है, कि यहाँ पर प्राइम टीवी पर वही बात चल रही है कि यहाँ पर इसने ये सॉन्ग गाया या इसने ये पर शायरी की। लेकिन कोई इंपॉर्टेंट डिबेट होती है तो वो यहाँ पर आपको प्राइम टाइम में नहीं दिखेगी। तो यहीं पर यही ऑथर ने क्वेश्चन किया है। तो अगर बिल्स की बात आती है तो सेवरल ओकेजन पे जो अपोजिशन मेंबर्स हैं उन्होंने इस बात को, वो हमेशा कहते हैं कि बिल को यहाँ पर भेजा जाना चाहिए टू द स्टैंडिंग कमेटी। अब उनका जो यहाँ पर मतलब है स्टैंडिंग कमेटी को भेजे जाने का, तो एज सच वो ये नहीं चाहते हैं कि बिल के ऊपर डेलिब्रेशन हो, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि बेसिकली यहाँ पर किसी तरह हाउस डिस्टर्ब हो। हाउएवर अ क्लोज लुक एट द परसेंटेज ऑफ मेंबर्स अटेंडेड द मीटिंग ऑफ दीज कमिटीज़, तो अगर उनको उस कमेटी का मेंबर भी बनाया जाता है ना, जिसको उन्होंने बात की होती है कि इसको रेफर किया जाना चाहिए टू दैट पर्टिकुलर स्टैंडिंग कमेटी, तो उस कमेटी में मेंबर्स ही नहीं आते उसको अटेंड करने। फॉर द प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स टू प्रिवेंटिंग डिस्ट्रप्शंस इज़ अ सीरियस चैलेंज। तो वन वे क्या है रिफॉर्म करने का, सबसे पहले ऑथर ने ये कहा है कि जो यहाँ पर क्वेश्चन आवर होता है, तो क्वेश्चन आवर को आप क्या कर सकते हो, आप उसके लिए इन कैमरा प्रोसीडिंग्स करा सकते हो। लाइक इन कोट्स, कांट द प्रिसाइडिंग ऑफिसर कंडक्ट व्हाट इज कॉल्ड इन कैमरा प्रोसीडिंग्स, जहाँ पर जिस यहाँ पर एमपी को क्वेश्चन करना है तो वो वहाँ पर प्रेजेंट हो, और बाकी जिस मिनिस्टर को आंसर करना है वो वहाँ पर प्रेजेंट हो, सबके प्रेजेंट होने की ज़रूरत नहीं है। तो दिस में हेल्प सेव एटलीस्ट दीज टू मोस्ट प्रेशियस इंस्ट्रूमेंट्स। तो यहाँ पर जीरो आर क्वेश्चन आर को यहाँ पर इंसुलेट किया जा सकता है डिस्क्रिप्शन से, अगर इसके लिए इन कैमरा प्रोसीडिंग्स हो जाएं। वाइल द हाउस रिमेन्स फोर्स एडजॉर्न्ड, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कैन ऑर्डर इन कैमरा हियरिंग ऑफ क्वेश्चंस ऑफ एमपीज एंड रिप्लाइज ऑफ मिनिस्टर्स। फिर जीरो आर सबमिशंस को भी आप ऐसे ही कंडक्ट कर सकते हो, ये यहाँ पर ऑथर ने एक सजेशन दिया है। द करंट प्रैक्टिस ऑफ सेक्रीफाइसिंग जीरो आर एंड क्वेश्चन आर, क्योंकि यहाँ पर रूल ब्रेकर्स हैं, तो ये बेसिकली वर्स्ट काइंड का डिस्ट्रप्शन है। तो अगर आपको इसको अवॉइड करना है तो आप यहाँ पर जीरो आर और क्वेश्चन आर इन कैमरा में करा सकते हो। The space allocated for parliamentary proceedings in both print and electronic media is shrinking fast. Rarely does one find adequate coverage कि यहाँ पर क्वेश्चन आर का कवरेज किया जाता है मीडिया में, या जीरो आर का कवरेज किया जाता है। लेकिन हेडलाइन यहाँ पर क्या ग्रैप करता है, इज द पॉलिटिक्स ऑफ पेंडेमोनियम। ऑल्दो डिसरप्शंस हैव बिकम कॉमन, दे कंटिन्यू टू गेट रिपोर्टेड विदाउट फेल। तो यहाँ पर जो डिसरप्शंस है वो तो रिपोर्ट होंगे, लेकिन यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट डेलिब्रेशन या डिस्कशन हुआ वो यहाँ पर रिपोर्ट नहीं होगा। तो कोई एमपी अगर न्यूज़ में आना चाहता है तो वो क्या करेगा, वो यही सोचेगा कि मैं ज़्यादा डिसरप्शन करूँ तो मेरी ज़्यादा न्यूज़ चलेगी। तो एज अगेंस्ट दिस दोज हु मेक अ रीजनेबली गुड स्पीच वेल आर्ग्यूड एंड सपोर्टेड बाई स्टैटिस्टिक्स, तो उनको उतना टेंशन नहीं मिलता है, ना ही प्रिंट मीडिया में ना ही इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में। Last but not least, any discussion on the politics of pandemonium often ends up in whataboutery। इसीलिए हाई टाइम है कि हम अपना टाइम वेस्ट करना बंद करें पार्लियामेंट का, और यहाँ पर सीरियस डेलिब्रेशन और डिस्कशन हो, उसके लिए सिस्टमेटिक रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट यहाँ पर ये बताया गया व्हाट ईस्ट कैन टीच वेस्ट। तो यहाँ पर इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस को बताया गया है, और इंडिया बांग्लादेश रिलेशन से इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। द न्यूज़ फ्रॉम इंडियाज़ वेस्टर्न फ्रंटियर विद पाकिस्तान इज़ रेयरली पॉजिटिव। तो पाकिस्तान के साथ हमारे बायलेटरल रिलेशंस बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। देयर इज़ लिटिल एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज एज वी सेलिब्रेट द 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस एंड मार्क द पार्टीशन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। तो 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस हमारी भी है, पाकिस्तान की भी 75th ही है। द परसिस्टेंस ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, इसके अलावा कश्मीर का कन्फ्लिक्ट, इसके अलावा फ्रंटियर में जो हमेशा न्यूट्रलाइजेशन है, कनेक्टिविटी बहुत कम है, ट्रेड बिल्कुल नहीं हो रहा है, इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशंस बिल्कुल नहीं होता है, नो फॉर्मल इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशंस। तो बेसिकली इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर की एक ब्लीक पिक्चर यहाँ पर पेंट करता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की गई है इंडिया बांग्लादेश के यहाँ पर बायलेटरल रिलेशंस के बारे में। इफ़ वी कैन डू इट इन द ईस्ट वेयर द सोर्सेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थे, तो यहाँ पर हम वेस्ट में भी रिलेशंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। द वर्क ऑन रीबिल्डिंग टाइज बिगिन इन अर्नेस्ट इन 2010, जब यहाँ पर शेख हसीना सेकेंड बार प्राइम मिनिस्टर बन के आती हैं।
तो यहाँ पर बांग्लादेश के साथ भी हमारे बहुत सारे इश्यूज़ थे। फॉर एग्जांपल बॉर्डर सेटलमेंट, रिवर वाटर शेयरिंग, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, इसके अलावा मार्केट एक्सेस टू बांग्लादेशी गुड्स एंड कनेक्टिविटी। तो इन सब पे काम करने की ज़रूरत थी और इन सब एरियाज़ में काम हुआ भी है। विद इम्प्रेसिव प्रोग्रेस इन मैनी ऑफ दीज एरियाज, सिंह ट्रेवल टू ढाका इन सितंबर 2012। लेकिन उस समय वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने लास्ट टाइम में ज्वाइन करने से मना कर दिया। इसीलिए जो तीस्ता वाटर के ऊपर एग्रीमेंट है, तीस्ता वाटर रिवर शेयरिंग एग्रीमेंट है, वो यहाँ पर फाइनलाइज नहीं हो पाया। द विजिट वॉज सालवास्ट बाई अदर एग्रीमेंट्स। तो एक लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट्स था। तो उस समय मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने कोशिश की कि पार्लियामेंट से लैंड बाउंड्री सेटलमेंट पास हो जाए, लेकिन उस समय बीजेपी अपोजिशन में थी और बीजेपी ने इसको पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया। लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर मोदी यहाँ पर पावर में आते हैं तो उसके बाद वो इस लैंड बाउंड्री सेटलमेंट की इंपॉर्टेंस समझते हैं और ये यहाँ पर पूरी तरीके से क्लियर हो जाता है। तो मोदी रिवर्स द पोजीशन ऑफ द बीजेपी आफ्टर ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर इन 2014। ही वॉन सपोर्ट फॉर द शिफ्ट फ्रॉम द बीजेपी यूनिट्स इन बंगाल एंड आसाम और पार्लियामेंट्री अप्रूवल मिल जाता है 2015 में बाउंड्री सेटलमेंट को। तो मोदी ऑल्सो एक्सेप्टेड द अवार्ड ऑफ द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन इन द हेग ऑन सेटलिंग द मैरीटाइम बाउंड्री डिस्प्यूट, जो कि दिल्ली और ढाका के बीच में यहाँ पर सॉल्व हो जाती है। तो यहाँ पर जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की जो भी रूलिंग होती है हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो हम चाहते तो नहीं भी एक्सेप्ट कर सकते, आगे 10 साल और बहस चलती, लेकिन हमने एक्सेप्ट किया और जो भी बाउंड्री था उसको पूरी तरीके से सेटल कर दिया। The bureaucrats in the two capitals would have argued for another couple of decades without settling the dispute। लेकिन हमने यही समझा कि समझदारी इसी में है कि बाउंड्री को सेटल कर लेना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के साथ बाउंड्री सेटल नहीं है, चाइना के साथ बाउंड्री सेटल नहीं है, फिर यहाँ पर बांग्लादेश के साथ भी बाउंड्री सेटल नहीं थी, तो सेटल होना ज़रूरी था। While the unresolved land and maritime territorial disputes constitute one of the main problems in India's relation with Pakistan, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है ये बांग्लादेश के साथ सॉल्व हो चुकी है। इसके अलावा क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के लिए भी कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। कनेक्टिविटी फ्रंट पे भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रेड कनेक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। तो ट्रांस बाउंड्री बस सर्विस, इसके अलावा रेलवे लाइंस की रीओपनिंग एंड द रिवाइटलाइजेशन ऑफ वाटरवेज, तो इसकी वजह से कनेक्टिविटी रीस्टोर हो रही है इन द ईस्टर्न सब कॉन्टिनेंट। बाइलेटरल ट्रेड वॉल्यूम्स यहाँ पर $16 बिलियन का है। बांग्लादेश इज वन ऑफ इंडियाज टॉप एक्सपोर्ट मार्केट्स। इसके अलावा बांग्लादेश हैज़ बिकम वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज और यहाँ पर साउथ एशिया में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को भी एक गुड मार्जिन से पीछे छोड़ दिया है। The progress on the India-Bangla front could have been more expensive if the governments of West Bengal ज़्यादा enthusiastic हो, लेकिन यहाँ पर जो वेस्ट बंगाल है वो यहाँ पर तीस्ता एग्रीमेंट के लिए रेडी नहीं हो रहा है। तो neither the left parties nor the तृणमूल कांग्रेस have ruled West Bengal for so long, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेटिव एजेंडा लाने की कोशिश नहीं की फॉर द ईस्टर्न सब कॉन्टिनेंट। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स देखें तो ऑथर ने ये कहा है कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उन्होंने रियलाइज़ किया है कि डीपर इकोनॉमिक कोऑपरेशन ज़रूरी है बांग्लादेश के साथ, लेकिन वेस्ट बंगाल ने अभी तक इस बात को रियलाइज़ नहीं किया है कि हमें बांग्लादेश के साथ डीपर इकोनॉमिक कोऑपरेशन की ज़रूरत है। तो देयर वर एफर्ट्स बाय इंडिया टू रेप्लिकेट दीज काइंड ऑफ मूव्स विद पाकिस्तान, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान रेडी ही नहीं था, ना ही ट्रेड के लिए, ना ही कनेक्टिविटी के लिए, ना ही ट्रांस बॉर्डर एनर्जी कोऑपरेशन के लिए। रादर देन रिग्रेट द अनफॉर्चुनेट डायनेमिक जो कि हमें इंडिया पाकिस्तान में देखने को मिलती है। इसके अलावा जो पाकिस्तान है वो सार्क को एक रीजनल कोऑपरेशन के व्हीकल भी नहीं बनने देता है। तो रादर देन रिग्रेट द अनफॉर्चुनेट डायनेमिक ऑन द वेस्टर्न फ्रंटियर एंड बीमोन पाकिस्तान्स रिलक्टेंस टू लेट द सार्क बिकम अ व्हीकल फॉर रीजनल कोऑपरेशन, और पाकिस्तान हमेशा बाइलेटरल इशूज़ लेकर आ जाता है सार्क में भी। तो दिल्ली शुड फोकस ऑन कंसोलिडेटिंग द गोल्डन मूवमेंट इन द ईस्ट, क्योंकि पाकिस्तान में तो यहाँ पर चेंज हो नहीं रहा है। तो दे इंक्लूड प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ मिनॉरिटीज़। तो हमें क्या करने की ज़रूरत है बांग्लादेश के साथ और ज़्यादा, तो मिनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो 50 रिवर्स हैं लगभग उनका वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट करने की ज़रूरत है। क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने की ज़रूरत है। फैसिलिटेटिंग ट्रेड और यहाँ पर इलीगल माइग्रेशन को रोकने की ज़रूरत है। रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म को यहाँ पर काउंटर करने की ज़रूरत है। मैरीटाइम सिक्योरिटी को प्रमोट करने की ज़रूरत है। डिफेंस कोऑपरेशन को इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। क्लाइमेट चेंज में कोऑपरेशन करने की ज़रूरत है। तो बेसिकली ये सब यहाँ पर वोकैबुलरी है जो कि आप यूज़ करोगे अपनी मेंस आंसर राइटिंग में। नेक्स्ट है चलता है रेगुलेशन। तो यहाँ पर सरकार ने एक बिल लेकर आ रही है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 को रिप्लेस करने के लिए। तो लास्ट मंथ द यूनियन मिनिस्ट्री फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर पब्लिश्ड अ न्यू बिल टू रिप्लेस द कॉलोनियल एरा ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट। तो एक दिन हमने जब आर्टिकल डिस्कस किया था तो हमने इस बिल के एडवांटेजियस पॉइंट डिस्कस किए थे कि क्या इस बिल में अच्छा है। यहाँ पर ऑथर ने ये बताया कि इस बिल में ख़राब क्या क्या है। तो वाइल मोस्ट ऑफ द न्यू बिल इज़ अ कॉपी ऑफ द ओल्ड लेजिस्लेशन, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले ऑथर ने ये कहा है कि जो ड्रग है अगर वो सर्टेन क्वालिटी पैरामीटर्स में फेल भी हो जा रही है तब भी उसको यहाँ पर पास कर दिया जाएगा। वाइल मोस्ट ऑफ द न्यू बिल इज अ कॉपी ऑफ द ओल्ड लेजिस्लेशन, सम ऑफ द प्रपोज रिविजन्स ट्रीट ड्रग क्वालिटी एज अ डिविजिबल कॉन्सेप्ट, जहाँ पर ये प्रिज्यूम किया जा रहा है कि ड्रग काम कर जाएगी भले ही ये सर्टेन क्वालिटी पैरामीटर्स में फेल ही क्यों ना हो जा रही हो। तो इधर ड्रग पासिस ऑल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जो कि लेट डाउन किए गए हैं विच पब्लिशेज द स्टैंडर्ड्स इन अ पब्लिकेशन कॉल्ड द इंडियन फार्माकोपोइया और एल्स द ड्रग फेल्स इन ट्रीटिंग पेशेंट्स। तो ऐसा कंसिडर किया जाता था कि अगर यहाँ पर सारे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पास नहीं हो रहे हैं तो हम ड्रग को फेल कंसिडर करेंगे, लेकिन इस बिल में ये कहा गया है कि अगर यहाँ पर
कम क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को भी पास किया जा रहा है, उसके बाद भी हम इसको पास कर देंगे। हिस्टोरिकली सिंस 1940 ड्रग्स फेलिंग क्वालिटी टेस्टिंग इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स जो कि पब्लिश किए गए हैं आईपी में, तो उसको यहाँ पर कंसिडर कर दिया जाता था, डिक्लेयर कर दिया जाता था नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी, और इसमें कुछ मैन्युफैक्चरर है उसको यहाँ पर लाइबल ठहराया जाता था और उसको यहाँ पर मिनिमम इम्प्रिजनमेंट दी जाती थी 1 साल की और मैक्सिमम यहाँ पर 2 साल की और 20,000 का फाइन लगाया जाता था। तो रैशनल यही था क्रिमिनल पनिशमेंट का कि ड्रग क्वालिटी में आप यहाँ पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर हेल्थ ऑफ सिटीजन्स का सवाल है। तो यहाँ पर ये कोई क्लोथ तो नहीं है कि कम क्वालिटी भी होगी तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये बेसिकली ड्रग्स है। अगर ट्रीटमेंट में यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम आई तो इसका कुछ नेगेटिव आउटकम भी हो सकता है। The new approach proposed by the government can be described as a चलता है approach to regulation। और यहाँ पर ऑथर का ये कहना है कि जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ वाले थे उन्होंने लॉबिंग की है और जानबूझ के बिल में ऐसे चेंजेस इंट्रोड्यूस कराए हैं। तो सेक्शन 56E ऑफ द न्यू बिल proposes lowering punishment for the drugs that have been declared not of standard quality। तो जिन ड्रग्स को नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी का डिक्लेयर किया गया उनके लिए पनिशमेंट बहुत ज़्यादा कम है। इनफैक्ट यहाँ पर एक तो शेड्यूल ऐसा है जिसमें जो पनिशमेंट है वो एज सच सिर्फ फाइन का पनिशमेंट है, जेल तो होगी ही नहीं। तो बेसिकली पूरी तरीके से डीक्रिमिनलाइज कर दिया है। तो लोअर पनिशमेंट्स फॉर 4th शेड्यूल डिफेक्ट्स हाउएवर हाइड द ट्रू इंटेंट ऑफ द लॉ विच कैन बी फाउंड इन सेक्शन 71। इसके अलावा जो कंपाउंडिंग है, कंपाउंडिंग क्या होता है? कंपाउंडिंग मीन्स द प्रोसिक्यूटिंग ड्रग कंट्रोलर हैज़ द डिस्क्रिशन कि वो यहाँ पर ट्रायल को वेव कर सकता है, इसके अलावा प्रेजेंट टाइम को भी वेव कर सकता है अगर उसको यहाँ पर पूरी तरीके से फाइन मिल गया है। तो अगर फाइन मिल गया है तो यहाँ पर पूरी तरीके से कोई भी क्रिमिनल प्रोविजन नहीं लगेगा, जेल में डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो द चेरी ऑन द टॉप ऑफ द आइसिंग इज सेक्शन 58 ऑफ द बिल, जो कि गवर्नमेंट को पावर देता है कि गवर्नमेंट इस 4th शेड्यूल को और ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकती है। इसका मतलब ये है कि और ज़्यादा डिफेक्ट्स यहाँ पर गवर्नमेंट इंक्लूड कर सकती है, जिसके लिए यहाँ पर सज़ा कम से कम होगी। तो गिवन द पॉलिटिकल माइट ऑफ द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, तो ऑथर का यही कहना है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने यहाँ पर की है लॉबिंग। तो फार्मा इंडस्ट्रीज बेस्ट लॉबिस्ट कुड नॉट हैव डन बेटर देन द ड्राफ्टिंग कमिटी। इन आवर ओपिनियन देयर इज नो वैलिड साइंस गाइडिंग द इंक्लूजन ऑफ 43 डिफेक्ट्स जो कि यहाँ पर 4th शेड्यूल में इंक्लूड किए गए हैं। फिर ऑथर ने ये कहा है कि आईपी ये कहता है, आईपी के स्टैंडर्ड के ये कहना है कि जो यहाँ पर एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो 90 to 110% होना चाहिए, लेकिन एंट्री 4 ऑफ द 4th शेड्यूल में ये लिखा है कि अगर 70% भी होगा ना एक्टिव इंग्रेडिएंट तब भी कोई बात नहीं। However, entry 4 of the 4th schedule now states that as long as the drug contains at least 70% of the advertised amount, तो manufacturer will be subjected to lower punishment। अब ऑथर ने ये कहा, ये तो कोई बात ही नहीं बनती कि 70% हो तब भी आप उसको कोई सज़ा नहीं दोगे। प्रॉब्लम ये है कि किसी को एंटीबायोटिक की यहाँ पर रोज़ 100 mg लेनी है, लेकिन जो वो एंटीबायोटिक की पिल खा रहा है उसमें सिर्फ यहाँ पर 70 mg ही है और उसका यहाँ पर 10 दिन का कोर्स है। तो 10 दिन के बाद उसको तो यहाँ पर 700 mg ऑफ द एंटीबायोटिक ही मिला, जबकि उसको यहाँ पर 1000 mg मिलना चाहिए था। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो पेशेंट है वो पूरी तरीके से ठीक तो होगा नहीं, लेकिन उसके अंदर यहाँ पर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जरूर डेवलप हो जाएगी। फिर यहाँ पर ऑथर ने ये कहा कि कुछ यहाँ पर मेडिसिन ऐसी होती है जिनकी अगर कम डोज ले लो तो उनका कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव आउटकम हो जाता है। तो अदर डिफेक्ट्स इंक्लूड इन द 4th शेड्यूल आर द प्रेजेंस ऑफ particulate contamination, foreign matter and heavy metals। Thus even if a drug is found to be contaminated with glass particles, fungus और heavy metals, तो मैन्युफैक्चरर को यहाँ पर कम या कोई प्रेजेंट टाइम नहीं मिलेगा। तो इन आवर ओपिनियन देयर इज नो मॉरल और साइंटिफिक केस जो कि जस्टिफाई कर सकता है इस बिल को। द लार्जर टेक अवे फ्रॉम दिस एपिसोड ये है कि इंडिया का जो ड्रग रेगुलेटरी एपरेटस है वो अभी तक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के ही इंटरेस्ट को सर्व करता है और वो अभी भी हेल्थ ऑफ द सिटीजन्स के बारे में नहीं सोचता है। तो ये यहाँ पर ऑथर ने कहा है। अब हम आगे चलते हैं। कलाई सेल्वी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती है। कलाई सेल्वी हैं CSIR की, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की फर्स्ट वुमेन हेड। वाइल मोस्ट अटेंशन ऑन हर इज फोकस्ड ऑन द फैक्ट दैट शी इज़ द फर्स्ट वुमेन टू हेड द काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो CSIR के बारे में आप बेसिक फैक्ट्स पढ़ लेना, फॉर एग्जाम्पल ये ऑटोनॉमस वगैरह है, तो ये सब बेसिक फैक्ट्स पढ़ लेना। आगे हम चलते हैं। SC स्लैम्ड गवर्नमेंट इन मे फॉर चेंजिंग स्टैंड, नाउ सेज नो केस। तो बेसिकली केस क्या था, तो यहाँ पर एक पर्सन गए थे, पिटिशनर गए थे कोर्ट में, उनका ये कहना था जिन स्टेट में हिंदूज़ हैं तो उन स्टेट में हिंदूज़ को मिनॉरिटी डिक्लेयर किया जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पर हिंदूज़ मिनॉरिटी में हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जम्मू कश्मीर में हिंदूज़ मिनॉरिटी में हैं, पंजाब में हिंदूज़ मिनॉरिटी में है, नागालैंड में हिंदूज़ मिनॉरिटी में है, मिज़ोरम में हिंदूज़ मिनॉरिटी में है। तो ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं। तो उनका ये कहना था कि हिंदूज़ को मिनॉरिटी की बेनिफिट मिल पाए तो उसके लिए जो मिनॉरिटी स्टेटस है वो स्टेट वाइज डिक्लेयर किया जाना चाहिए, ना कि ऑल इंडिया के बेसिस पर यहाँ पर डिक्लेयर किया जाना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की 2002 में एक रूलिंग भी है, दैट इज़ इन TMA पाई केस, जिसमें यहाँ पर कोर्ट ने ये कहा था कि जो ग्रांट ऑफ मिनॉरिटी स्टेटस है वो यहाँ पर स्टेट वाइज होना चाहिए। तो ऑन अ पॉलिटिकल सेंसिटिव प्ली फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिलीजियस मिनॉरिटीज एट स्टेट लेवल एज लेड डाउन इन द लैंडमार्क 2002 TMA पाई केस जजमेंट एंड ग्रांट ऑफ मिनॉरिटी स्टेटस टू हिंदूज उन स्टेट्स में जहाँ पर जो हिंदूज हैं 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग मिनॉरिटीज़ में हैं।
फॉर एग्जाम्पल कश्मीर, मिजोरम, नागालैंड, इवन इन केरला हिंदूज़ मिनॉरिटी में हैं, तो वहाँ पर जो हिंदूज़ हैं उनको यहाँ पर मिनॉरिटी का स्टेटस दिया जाना चाहिए। फिर यहाँ पर जो आर्टिकल 30 है, दैट डील्स विद द राइट ऑफ मिनॉरिटीज़ टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक मिनॉरिटीज़, तो वो यहाँ पर स्टेट लेवल के ऊपर आइडेंटिफाई होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हिंदूज़ जिन स्टेट्स में मिनॉरिटी में हैं उनको वहाँ पर आर्टिकल 30 जो है उनके ऊपर एप्लीकेबल होगा और वो भी यहाँ पर इस्टेब्लिश कर सकते हैं और एडमिनिस्टर कर सकें अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो ये यहाँ पर कहा गया था। अब हम आगे चलते हैं। वॉट इट विल टेक टू फुलफिल इंडिया सोलर पावर ड्रीम। तो ऑथर ने ये कहा है कि सोलर फोटोवोल्टेक्स के लिए हम मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारे पास अभी तक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर सरकार जो है इंपोर्ट ड्यूटी लगा रही है अगर आप कुछ इंपोर्ट करते हो। इसके अलावा सरकार यहाँ पर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लेकर आई है फॉर द फोटोवोल्टेक्स, लेकिन उसके बाद भी हम उतना नहीं कर रहे हैं जितनी की हमें ज़रूरत है। तो सोलर फोटोवोल्टेक्स हैज़ ड्रिवन इंडियाज़ पुश टुवर्ड्स द अडॉप्शन ऑफ क्लीनर एनर्जी जनरेशन टेक्नोलॉजीज़। 2030 तक जो हमारा टारगेट है वो है 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी डिप्लॉयमेंट, जिसमें से 280 गीगावाट आने वाला है सोलर फोटोवोल्टेक से। तो दिस नेसेसिटेट्स द डिप्लॉयमेंट ऑफ नियरली 30 गीगावाट ऑफ सोलर कैपेसिटी, जो कि हमें हर साल बनानी पड़ेगी 2030 तक। तो टिपिकल सोलर पीवी वैल्यू चेन के लिए हमें चाहिए होते हैं सबसे पहले पॉलीसिलिकॉन इंगॉट्स और उसके बाद थिन सिलिकॉन वेफर्स। इंडियाज़ करंट सोलर मॉड्यूल की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी वो है यहाँ पर 15 गीगावाट पर ईयर, जो कि बहुत ज़्यादा कम है। फॉर एग्जांपल इंडिया ओनली प्रोड्यूसेस 3.5 गीगावाट ऑफ सेल्स करंटली। इंडिया हैज़ नो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी फॉर सोलर वेफर्स। इसके अलावा पॉलीसिलिकॉन इनगॉट्स के लिए भी हमारे पास कोई मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी नहीं है और हम यहाँ पर 100% सिलिकॉन वेफर्स को इम्पोर्ट करते हैं। इसके अलावा 80% सेल्स को भी हम यहाँ पर इम्पोर्ट करते हैं। प्रोड्यूसिंग मोर सोलर पावर फॉर द सेम मॉड्यूल साइज हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लैंड बहुत ज़्यादा स्कार्स है। तो लैंड द मोस्ट एक्सपेंसिव पार्ट ऑफ सोलर प्रोजेक्ट्स इज स्कार्स इन इंडिया। तो बेसिकली हमें एफिशिएंसी इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है, लेकिन जो सेल टेक्नोलॉजी की हम टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं उसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा कम है। 18 से 19% है सेल लेवल पर और 16 से 17% है मॉड्यूलर लेवल पर। तो ये हमें इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। रॉ मटेरियल सप्लाई, तो देयर इज़ अ ह्यूज गैप ऑन द रॉ मटेरियल सप्लाई चेन साइड एज वेल। फॉर एग्जाम्पल जो सिलिकॉन वेफर सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव रॉ मटेरियल है वो इंडिया में मैन्युफैक्चर ही नहीं होता है। इसके अलावा इंडिया के कोई भी टेक्नोलॉजी टाइप्स नहीं है जिसकी वजह से हम यहाँ पर सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग कर सकें। एंड सिंस ग्रेटर देन 90% ऑफ द वर्ल्ड सोलर वेफर मैन्युफैक्चरिंग होती है चाइना में, इसके लिए हमें हो सकता है कि चाइना के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ जाए। तो सरकार बहुत कुछ कर रही है। तो ऑल्दो इंडिया इज मेकिंग ग्रेट प्रोग्रेस इन द डिप्लॉयमेंट ऑफ सोलर पीवी मॉड्यूल्स, लेकिन हमें यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो सिर्फ टैक्स बैरियर्स लगाने से या पीएलआई जैसे इंसेंटिव्स को इंट्रोड्यूस करने से कुछ नहीं होगा। हमें यहाँ पर कोलैबोरेशन करने की जरूरत है बिटवीन द इंडस्ट्री एंड द एकेडमिया। तो इट विल वारंट स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन इन एन इनोवेटिव मैनर टू स्टार्ट डेवलपिंग होम ग्रोन टेक्नोलॉजीज विच कुड इन द शॉर्ट टर्म यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ के साथ काम करके ट्रेन ह्यूमन रिसोर्स के साथ करके हम यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कर सकें सोलर फोटोवोल्टेक्स की। नेक्स्ट यहाँ पर बात की गई है आरबीआई सर्विस। तो आरबीआई कौन कौन से सर्वे निकालती है एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात की गई है कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे। तो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे यहाँ पर लगभग 6000 लोगों से पूछता है अक्रॉस 19 सिटीज़ कि उनका क्या परसेप्शन है, अभी का परसेप्शन क्या है और एक साल बाद का परसेप्शन क्या है, कि ओवरऑल प्राइस सिचुएशन कैसी रहेगी, उनकी इनकम कितनी बढ़ जाएगी, उनकी स्पेंडिंग कैसे चेंज होगी। तो बेस्ड ऑन द रिस्पॉन्सेज आरबीआई यहाँ पर 2 इंडाइसेस निकालता है, एक है करंट सिचुएशन इंडेक्स और दूसरा होता है फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस इंडेक्स। तो अगर 100 से ऊपर इसका मतलब ये है कि लोग जो है ऑप्टिमिस्टिक है और 100 से नीचे इसका मतलब लोग जो है पेसिमिस्टिक है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट है इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे। तो नाम से ही समझ आ रहा है कि लोगों से ये पूछा जाएगा कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशन अबाउट द इन्फ्लेशन। तो दिस सर्वे ट्रैक्स पीपल्स एक्सपेक्टेशंस ऑफ इन्फ्लेशन। तो बिगेस्ट वरी ड्यूरिंग फेजेस ऑफ रैपिड इन्फ्लेशन ये है कि इन्फ्लेशन हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर ना भी हो, लेकिन जब इन्फ्लेशन लोग 1-2 साल से देख लेते हैं तो उनको यही लगने लगता है कि इन्फ्लेशन तो होने ही वाला है। तो यहाँ पर ऑथर ने ये बताया है। फिर नेक्स्ट इज ओबिकस सर्वे। तो ओबिकस क्या होता है, ऑर्डर बुक्स इन्वेंट्रीज एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सर्वे। तो इससे ये पता चलता है कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कैसी है। तो इंडिया में जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो इंप्रूव हो रही है और यहाँ पर प्री पैंडेमिक लेवल से ऊपर जा चुकी है। तो अ लो लेवल ऑफ CU इंप्लाइज दैट मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स कैन मीट द एग्जिस्टिंग डिमांड, और उसके लिए यहाँ पर प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर न्यूज़ हार्टनिंग है और जो CU है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन वो यहाँ पर प्री पैंडेमिक लेवल से ऊपर है। नेक्स्ट यहाँ पर इंडस्ट्रियल आउटलुक सर्वे। तो जस्ट लाइक द कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे, यहाँ पर बिजनेसमैन और बिजनेस वुमेन से पूछा जाता है कि उनके क्या सेंटीमेंट्स हैं और उनको क्या लगता है इकोनॉमी के बारे में। एज द सेकंड चार्ट शोज बिजनेसेस वर ऑप्टिमिस्टिक। तो यहाँ पर भी बिजनेसेस ऑप्टिमिस्टिक है। नेक्स्ट है बैंक लैंडिंग सर्वे। तो यहाँ पर देखा जाता है शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स, इसके अलावा उनको बहुत सारे क्रेडिट पैरामीटर्स के ऊपर उनका असेसमेंट किया जाता है, जैसे कि लोन डिमांड कैसी है, कंडीशंस ऑफ लोन कैसी, कितने NPA में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो इससे पता लगाया जाता है। फिर यहाँ पर बात की गई सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर आउटलुक सर्वे। तो जैसे CCS और IOS है वैसे ही ये जो सर्वे है ये 750 इंडियन कंपनीज सर्विसेज और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स में जो होती हैं उनका सर्वे किया जाता है। तो सिर्फ आपको ये याद रखना है कि आरबीआई कौन कौन से सर्वे निकालता है। तो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे, ओबिकस सर्वे, इंडस्ट्रियल आउटलुक सर्वे,
नेक्स्ट है व्हाट इज़ ताइवान्स पॉर्क्यूपाइन स्ट्रैटेजी। तो आपने यहाँ पर पॉर्क्यूपाइन को देखा होगा कि पॉर्क्यूपाइन की बॉडी के ऊपर स्पाइक्स निकल आते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो शेर है, शेर यहाँ पर हंटिंग करना चाहता है, तो उसके पास अगर ऑप्शन बचता है पॉर्क्यूपाइन, तो पॉर्क्यूपाइन अगर यहाँ पर पॉर्क्यूपाइन को लगा कि शेर की वजह से उसको थ्रेट है, तो पॉर्क्यूपाइन को अगर ये डर लगता है कि कोई उसको प्रेडेट कर सकता है, तो वो अपनी बॉडी में स्पाइक्स निकाल लेता है। तो ऐसे में अगर शेर को बहुत भूख लगी तो शेर उसको खा तो लेगा, लेकिन जो शेर है वो भी बहुत ज़्यादा घायल हो जाएगा और अल्टीमेटली इन्फेक्शन की वजह से मर भी सकता है। तो ताइवान की पॉर्क्यूपाइन स्ट्रैटेजी यही है कि चाइना अगर ताइवान के ऊपर अटैक करता है, तो अगर पहले तो चाइना को जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और अगर चाइना जीत भी जाता है तो उस चाइना को बहुत ज़्यादा लॉसेज होंगे। तो इट इज़ अबाउट बिल्डिंग डिफेंसेस दैट वुड इंश्योर दैट ताइवान कुड बी अटैक्ड एंड डैमेज्ड बट नॉट डिफीटेड। एट लास्ट अगर डिफीट हो भी गया तो बेसिकली अनएक्सेप्टेबली हाई कॉस्ट और रिस्क होगा। तो यहाँ पर ताइवान का ये है कि हम अपनी गोरिल्ला वॉरफेयर को बहुत ज़्यादा डेवलप करेंगे। तो बिहाइंड दिस कम प्लान्स फॉर गोरिल्ला वॉरफेयर एट सी विद एरियल सपोर्ट फ्रॉम द सोफिस्टिकेटेड एयरक्राफ्ट प्रोवाइडेड बाय द यूएस। तो आउटर लेयर यहाँ पर कोशिश करेगी कि चाइना जो है वो ऑफेंसिव अटैक ना कर सके, कोई सरप्राइज अटैक ना कर सके, और गोरिल्ला वॉरफेयर से इस बात को इंश्योर किया जाएगा। जो आइलैंड की माउंटेनियस टोपोग्राफी है उसकी वजह से जो ताइवान डिफेंड करेगा वो यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो आइलैंड्स, माउंटेनियस टोपोग्राफी एंड अर्बनाइज्ड एनवायरनमेंट यहाँ पर डिफेंडर्स को एक एडवांटेज देता है। तो अगर हम यहाँ पर मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ कंपेयर करें तो ताइवान की मिलिट्री कैपेबिलिटी कुछ नहीं है चाइना के सामने। लेकिन उसके बाद यहाँ पर जो चाइना की स्ट्रैटेजी, ताइवान की स्ट्रैटेजी है पॉर्क्यूपाइन स्ट्रैटेजी, तो उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया। तो चाइना एंजॉयज ओवरवेलमिंग मिलिट्री सपोर्ट ओवर ताइवान इन इट्स 2021 रिपोर्ट टू कांग्रेस। यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन ने ये कहा है कि जो चाइना के लीडर्स हैं उन्होंने ये कहा था कि 2020 में हम इतनी कैपेबिलिटी डेवलप कर लेंगे कि हम ताइवान को इन्वेड कर सकें, और हो सकता है कि इन्होंने इतनी कैपेबिलिटी अब तक डेवलप कर भी ली हो। लेकिन यहाँ पर जो ताइवान है वो भी अपनी पॉर्क्यूपाइन स्ट्रैटेजी के ऊपर काम कर रहा है, लेकिन अभी भी ताइवान उस लेवल तक नहीं पहुंच पाया है। हाउएवर व्हाइल इट रिमेन्स कमिटेड टू द एसिमेट्रिक वॉरफेयर पॉलिसी ऑन पेपर, ताइवान्स डिफेंस स्पेंडिंग अभी भी पॉर्क्यूपाइन स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग इवॉल्व नहीं हुई है। नेक्स्ट यहाँ पर चाइना ने ये कहा है कि कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब पूरी तरीके से सेंसलेस है श्रीलंका को प्रेशर करना, क्योंकि हमने यहाँ पर कुछ टाइम पहले डिस्कस किया था कि चाइना की एक शिप युआन वांग-5 हम्बनटोटा में आने वाली है। तो इंडिया ने सिक्योरिटी कंसर्न्स को लेकर कोलंबो के ऊपर प्रेशर डाला और कोलंबो ने इस शिप के अराइवल को डेफर कर दिया। तो चाइना इसीलिए कह रहा है कि सेंसलेस है, श्रीलंका को प्रेशर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और हमारे जो श्रीलंका के साथ रिलेशंस हैं वो हम दोनों के ऊपर हैं, और हम किसी भी थर्ड पार्टी का लेना देना हमसे नहीं होना चाहिए। तो ये सब इन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दिए। फॉर एग्जाम्पल इनकी फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्स पर्सन का ये कहना है द कोऑपरेशन बिटवीन चाइना एंड श्रीलंका इज इंडिपेंडेंटली चूजन बाय द टू नेशंस, और ये उनके कॉमन इंटरेस्ट के बारे में है। हम किसी थर्ड पार्टी को टारगेट नहीं कर रहे हैं, और कोई भी कंट्री यहाँ पर श्रीलंका के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश ना करे, क्योंकि श्रीलंका एक सॉवरेन कंट्री है। तो ये सब इन्होंने बयानबाजी की है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं स्टार्ट ट्रीटी। तो स्टार्ट ट्रीटी, न्यू स्टार्ट ट्रीटी 2011 में हुई थी बिटवीन द यूएस एंड द रशिया। तो इसमें यह बताया गया था कि कितने स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर वॉरहेड्स यूएस और रशिया रख सकते हैं, इसके अलावा कितने लैंड और सबमरीन मिसाइल्स और बॉम्बर्स रख सकते हैं टू डिलीवर देम। लेकिन ये जो स्टार्ट ट्रीटी है ये 2022 में हो जाएगी एक्सपायर, तो उसके बाद नई ट्रीटी के नेगोशिएशन स्टार्ट होने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पर रशिया फिर से नेगोशिएशन करने के लिए रेडी ही नहीं है। तो रशिया का ये है कि पहले सैंक्शंस हटाओ, हमारे ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस हटाओ, उसके बाद ही हम बातचीत करेंगे। तो रशिया टोल्ड द यूएस ऑन मंडे दैट इट वुड नॉट अलाउ इट्स वेपन टू बी इंस्पेक्टेड अंडर द स्टार्ट न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी फॉर दिस टाइम, क्योंकि इनके ऊपर लगे हुए हैं ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस। नेपाल ने अप्रूव कर दिया कि जो इंडिया हाइड्रो पावर बोर्ड है वो स्टडी कर सकता है और वेस्ट सेती प्रोजेक्ट को डेवलप कर सकता है नेपाल में। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल ऑपोजिशन के प्रोटेस्ट को फेस कर रहा है। तो इस बिल में क्या लिखा हुआ है, तो ऑपोजिशन का यही कहना है कि फेडरल स्ट्रक्चर को हर्ट करने की कोशिश की जा रही है। इस बिल में ये लिखा गया है कि एक ही एरिया में बहुत सारे लाइसेंस दे दिए जाएंगे पावर डिस्कॉम्स को। तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को एक ही एरिया में बहुत सारी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को लाइसेंस दे दिए जाएंगे। तो बेसिकली जैसे आप चूज़ करते हो ना कि आपको कौन सी टेलीकॉम सर्विस चाहिए, कि आपको एयरटेल चाहिए, आपको बीएसएनएल चाहिए, आपको वोडाफोन आइडिया चाहिए, वैसे ही आप चूज़ कर सकोगे कि आपको किससे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो प्रोविजंस ऑफ द बिल हैव बीन अपोज्ड बाय अ नंबर ऑफ ऑपोजिशन रूल स्टेट्स इंक्लूडिंग दोज एम्ड एट अलाउइंग कस्टमर्स टू हैव द ऑप्शन टू चूज इलेक्ट्रिसिटी सप्लाईज, जैसे कि आप टेलीफोन में चूज कर सकते हो और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर में यूज कर सकते हो। द लेजिस्लेशन सीक्स टू क्रिएट कॉम्पिटिशन इन द रिटेल सेगमेंट, क्योंकि एक ही एरिया में बहुत ज़्यादा पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को लाइसेंस दे दिए जाएंगे। तो इट कैन यूज अदर पावर डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसेस नेटवर्क। तो बेसिकली यहाँ पर सेक्शंस को अमेंड किया जाएगा। द इनडिस्क्रिमिनेट प्राइवेटाइजेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज द पावर सेक्टर बाई ग्रांटिंग लाइसेंस टू मल्टीपल एजेंसीज टू गिव सर्विस इन द सेम एरिया। तो यहाँ पर अपोजिशन का यही कहना है इसकी वजह से टैरिफ हाइक होंगे और प्राइवेटाइजेशन कोशिश की जा रही है यहाँ पर। तो ये सब क्रिटिसिज्म है बिल के। तो एक बार बिल पास हो जाएगा उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। तो अभी तो उसका रेफर कर दिया गया है। तो फार्मर्स विल कंटिन्यू टू गेट फ्री पावर। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जो फार्मर्स को फ्री सब्सिडी दी जाती है वो सब खत्म हो जाएगी, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी यहाँ पर फ्री पावर को रोल बैक नहीं किया जाएगा। देयर विल बी नो रोल बैक ऑफ सब्सिडी। अमंग द स्टेट्स दैट हैव डिफॉल्टेड ऑन पेमेंट्स टू डिस्कॉम्स, तो उसमें तेलंगाना जिसने सबसे ज़्यादा डिफॉल्ट किया है,
11,915 करोड़ का इनका डिफॉल्ट है। अब एक बार हम रिवाइज करते हैं तो सबसे पहले हमने ये डिस्कस किया कि मिड डे मील में अगर प्रोटीन बेस्ड फूड दिए जाते हैं तो उससे इंप्रूवमेंट आता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 71% वेट इंक्रीज हो गया है अगर उनसे कंपेयर किया जाए जिनको यहाँ पर नहीं दिए गए थे। फिर यहाँ पर दिल्ली के सीएम का स्टेटमेंट था जो कि हमने डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट यहाँ पर फ्रीबीज की बात की गई है तो ऑथर ने ये कहा था कि फ्रीबीज देना इसीलिए देना पड़ता है क्योंकि इंडिया की जो स्ट्रक्चरल ग्रोथ है, हम मैन्युफैक्चरिंग की तरफ मूव ही नहीं किया, हम डायरेक्टली यहाँ पर सर्विसेज सेक्टर में चले गए, जिसकी वजह से यहाँ पर लो स्किल्ड लेबर एब्जॉर्व नहीं हो पाया, उसको यहाँ पर जॉब नहीं मिल पाई, उसकी यहाँ पर इनकम नहीं इंक्रीज हो पाई। तो इसको कॉम्पनसेट करने के लिए फ्रीबीज देना पड़ता है स्टेट को। तो अगर आप इकोनॉमिक ग्रोथ कर दो, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डेवलप कर दो, अगर आप यहाँ पर जॉब्स प्रोवाइड कर दो तो आपको यहाँ पर फ्रीबीज देने की जरूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर ये बताया कि डिस्ट्रप्शन मुक्त पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रप्शन होता है। क्यों डिस्ट्रप्शन होता है? क्योंकि एमपीज़ को यहाँ पर बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। एमपीज़ आते हैं उसके बाद भी उनको बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। तो उनको लगता है ऐसे तो मीडिया हेडलाइंस में हम आ नहीं रहे, तो हम डिस्ट्रप्शन करके ही मीडिया हेडलाइंस में आ जाते हैं। फिर एयर पॉकेट SSLV में यहाँ पर टेक्निकल ग्लिच हो गया, जिसकी वजह से अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट और आज़ादी सेट यहाँ पर करेक्ट ऑर्बिट में प्लेस नहीं हो पाए और वो सैटेलाइट अब यूजेबल नहीं है। फिर यहाँ पर इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस के ऊपर फोकस किया गया है कि सेम तरीके से हम यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस को भी इंप्रूव कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल बाउंड्री सेटलमेंट हो गया, लेकिन तीसरा एग्रीमेंट अभी तक नहीं हो पाया। तो तीसरा एग्रीमेंट के लिए यहाँ पर वेस्ट बंगाल के इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत है, जो कि वेस्ट बंगाल इन्वॉल्व होने के लिए रेडी नहीं है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर बात की गई ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940, तो उसको रिप्लेस करने के लिए एक बिल लेकर आया गया है। बिल में एक 4th शेड्यूल है। 4th शेड्यूल में यहाँ पर कुछ ऐसे डिफेक्ट्स हैं जिनके लिए कम सज़ा होगी या तो नहीं सज़ा होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो कंपाउंडिंग एक उसमें प्रोविजन कंपाउंडिंग में ये है कि अगर आप पूरी तरीके से फाइन दे देते हो तो आपका जो जेल का प्रोविजन है वो पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाएगा। इसके अलावा 90 से 110% एक्टिव इंग्रेडिएंट होना चाहिए, लेकिन अगर 70% है तब भी यहाँ पर आपको ज़्यादा सज़ा नहीं होगी। तो ऑथर ने क्वेश्चन किया कि ये कैसे प्रोविजन है, आप यहाँ पर सिटीज़न की हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। फिर नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया CSIR की जो फर्स्ट वुमेन हेड है दैट इज़ कलाई सेल्वी। तो इनका जो पूरा नाम है दैट इज़ डॉक्टर नलथम्बी कलाई सेल्वी। नेक्स्ट यहाँ पर ये बताया गया जो फोटोवोल्टेक सेल्स, ये तो हमने डिस्कस कर लिया TMA केस। नेक्स्ट यहाँ पर ये बताया गया जो फोटोवोल्टेक सेल्स है तो हम यहाँ पर डिप्लॉय तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास अभी भी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ नहीं है। फॉर एग्जांपल सेल टेक्नोलॉजी की कैपेबिलिटी नहीं है हमारे पास इंगॉट्स की कैपेबिलिटी नहीं है, हमारे पास सिलिकॉन वेफर्स की कैपेबिलिटी नहीं है। तो ये सब बनाने की ज़रूरत है। तो सिर्फ टैक्स बैरियर्स लगाने से या यहाँ पर PLI स्कीम से कुछ नहीं होने वाला। हमें क्या करने की ज़रूरत है, हमें यहाँ पर इंडस्ट्री और एकेडमिक्स का कोलैबोरेशन करने की ज़रूरत है, इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट RBI कौन कौन से सर्वे निकालता है, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे, इसके अलावा ओबिकस सर्वे, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे। तो ये सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट है ताइवान की पॉर्क्यूपाइन स्ट्रैटेजी। तो ताइवान की पॉर्क्यूपाइन स्ट्रैटेजी यही है कि अगर चाइना ताइवान से लड़ता है तो अगर चाइना जीत भी जाता है, मोस्ट प्रोबेबली तो नहीं जीतने देगा ताइवान, लेकिन अगर जीत भी जाता है तो चाइना को अनएक्सेप्टेबली बहुत ज़्यादा लॉस होगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पर सेंसलेस टू प्रेशर श्रीलंका, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर वेस्ट सेती प्रोजेक्ट हम बना सकते हैं, नेपाल ने अप्रूव कर दिया है। फिर स्टार्ट ट्रीटी, तो स्टार्ट ट्रीटी रशिया और US के बीच में हुई थी, जिसमें ये कहा गया था कि कितने यहाँ पर न्यूक्लियर वॉरहेड्स रशिया और US डिप्लॉय कर सकते हैं, इसके अलावा कितने यहाँ पर बॉम्बर्स रख सकते हैं। तो इसके बारे में रीनेगोशिएशन हो रहा है। मना कर दिया रशिया ने कहा पहले ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन हटाओ, उसके बाद ही रीनेगोशिएशन होगा। फिर यहाँ पर सरकार एक इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल लेकर आई है। उसमें अपोजिशन का प्रोटेस्ट इसीलिए हो रहा है क्योंकि उसमें एक प्रोविजन ये है कि सेम एरिया में बहुत सारे पावर डिस्कॉम्स को यहाँ पर लाइसेंस दे दिया जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर कस्टमर के पास चॉइस होगी कि कस्टमर जो भी चूज़ करना चाहे वो यहाँ पर चूज़ कर सकता है। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।